गलती से मैंने छायावाद के संस्थापक कहे जाने वाले मुकुटधर पांडे जी का नाम ले लिया, जो रायगढ़ से संबद्ध थे। सर ने स्पष्ट किया कि वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के शिष्यत्व में विद्या ग्रहण किए। पंडित रविशंकर शुक्ल जी का भी नाम आया, जो उस स्कूल के प्राचार्य हुआ करते थे, प्रधान अध्यापक थे। बात आगे चले, मैंने अभी अभी पूछा उनसे और वो इस बात का उत्तर आप सभी को देंगे। तो सरस्वती पत्रिका की कुछ बात हो रही थी और उससे डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जोड़ रहे थे। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि वो किसी खास वाद से या खास विचारधारा से या खास विधा से प्रभावित थे हिंदी में। उसका जवाब अभी सर आपको देंगे। सरस्वती एक समय था, हिंदी की एकमात्र पत्रिका थी देश में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब रिटायर हुए तो पूरे देश में खोज की गई कि इसके संपादक कौन हो सकते हैं। अंततोगत्वा डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती के संपादक हुए। द्विवेदी जी साहित्यिक व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे और उनका पूरा जीवन नक्शे शिक तक साहित्य से भरा हुआ था। वो किसी वाद में नहीं थे, छायावाद, रहस्यवाद, इस प्रकार के किसी वाद में वो नहीं पड़े। और कभी कभी उनकी सरलता का कुछ प्रकाशकों ने लाभ भी उठाया। सरल हृदय के व्यक्ति थे। और एक समय था, अब ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि राजनांदगांव में मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध और डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी दोनों एक साथ थे और दोनों देश के जाने माने साहित्यकार थे। गजानन माधव मुक्तिबोध नई कविता के जाने माने कवि थे। और एक बात, मेरा ये सौभाग्य है कि उनको सुनने का, थोड़ा बहुत उनके साथ रहने का समय मिला। एक बात वो अक्सर कहा करते थे, नए जो लिखने वाले थे हम जैसों के, कि हमेशा जब भी लिखो जमीन से जुड़ कर लिखो। और इसीलिए आप गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविताओं में देखो, उनके प्रतिबिंब ऐसे हैं, मेहतर, झाड़ू, ये प्रतीक है उनके। तो वो और डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक समय था राजनांदगांव में थे, दोनों एक साथ थे। बाद में गजानन माधव मुक्तिबोध इलाज के लिए दिल्ली चले गए। सरकार की वोट से बख्शी जी बोले कि छत्तीसगढ़ मेरी धरती है, अब जो भी होना है यही होना, इसलिए वो कहीं नहीं गए। तो ये बड़े, तो बख्शी जी को भी मैं अपने जीवन काल में देखता रहा, गजानन माधव मुक्तिबोध को देखता रहा। और उस समय एक माहौल था, हरि ठाकुर, विमल पाठक, मुकीम भारती, यानी आपके पवन दीवान, कृष्णा रंजन, ये एक हरि ठाकुर है ना, ये सब एक ग्रुप था। उसमें से अब लगभग अभी अभी दानेश्वर शर्मा जी हमारे बीच से चले गए, मुकुंद कौशल हमारे बीच से चले गए। तो उस पीढ़ी के लगभग सारे साहित्यकार और कवि हमको छोड़कर चले गए हैं, 2 4 बचे हैं। तो
कभी कभी सोचो, उस माहौल को सोचो, तो वो माहौल ने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा काम ये किया कि नए जो लिखने वाले थे उनको एक दिशा प्रदान करना, उनको एक रास्ता दिखाना, और उसी राह पर आज छत्तीसगढ़ के जो हैं आने वाले साहित्यकार हैं, नवयुवक साहित्यकार हैं, लिखने वाले हैं, बराबर लिखते जा रहे हैं। थोड़ा सा संदर्भ बदले। सर के व्यक्तित्व का जो सबसे घनीभूत जो भाव है वो साहित्य है। आपको एक संस्मरण बताऊं जो नगर के दो पुरोधाओं के साथ जुड़ा हुआ है। सर ने मुझे बताया है, जब सर यहाँ आए 60 के दशक में आए, ऐसा मैंने अभी आपसे बताया, और एक जगह उनका भाषण हुआ। भाषण को सुन करके हमारे नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वर्तमान में स्वर्गीय श्री मन्नूलाल जी मिश्रा, उन्होंने सर से पूछा, आप कम्युनिस्ट हो गए ना सर? तो सर ने कहा, नहीं मैं कम्युनिस्ट नहीं, मैं गांधीवादी हूं। और वो देखिए, तो सामने की दीवार पर जो तस्वीर लगी है उनका परिचय दे करके मैं अपने आप को अज्ञानी साबित नहीं करूंगा। आप सभी जानते हैं, बंदे में था दम, बंदे मातरम। सर के आदर्श रहे जीवन भर वो। सादगी की अभी बात उन्होंने जो कही, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, और वो जो पुरानी पीढ़ी थी पूरी, वो गांधी जी की सादगी से प्रभावित भी थी और स्वयं उसको जीने में भी विश्वास रखती थी। तपस्वियों की कमी भारत के किसी क्षेत्र में नहीं थी। पंडित रविशंकर शुक्ला भी उनमें से एक आते थे। तो बात यह हुई कि भाई गांधीवादी हैं। अब गांधीवादी विचारधारा पर अभी जब आक्रमण होता है तो हम लोग जितने दुखी होते हैं, अपनी व्यथा को व्यक्त करने का हमारे पास पूरे शहर में अगर कोई स्थान होता है तो वो ये गुरुकुल होता है। थोड़ा सा सर उसके बारे में बोलेंगे और फिर उसके बाद मैं भाई अजय अमृतांशु जी को आमंत्रित करूंगा। वो वर्तमान साहित्य के विषय में, उसकी संबद्धता के विषय में सर से कुछ पूछेंगे। तो सर, गांधी जी के ऊपर जिस तरह का आक्रमण और जिस तरह का प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण फैलाए जाने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं, ये राजनीतिक पृष्ठभूमि है ना। गांधी का शरीर मर सकता है, गांधी के विचार नहीं मर सकते। और सारे विश्व में अभी रूस और यूक्रेन का चल रहा है ना, जितने भी युद्ध होते हैं, इस प्रकार के युद्ध या उथल पुथल में जब भी बात आती है, गांधी जी की बात आती है, गांधीवाद की बात आती है, सत्य अहिंसा जो है उसकी बात आती है। आज इस संदर्भ में भी, रूस और यूक्रेन के संदर्भ में भी ये बात उठ रही है कि गांधी जी के विचार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेल्सन मंडेला और बड़े बड़े जो थे, समझे ना, टॉल्स्टॉय वगैरह सब। तो गांधी जी देखिए, और कुछ बनना सहज हो सकता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, देवता बनना भी उतना कठिन नहीं है जितना कठिन आदमी बनना है। गांधी जी अक्सर कहा करते थे, केवल हम बाहर बाहर देख रहे हैं, अगर हम एक क्षण अंदर भी देखें तो संसार की आधी समस्या का हल निकल सकता है। तो सही मायनों में गांधी जी आदमी थे, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आदमी होना सबसे कठिन है। तो गांधी जी को लेकर जो ये छुटपुट चल रहा है, वो केवल निजी स्वार्थ को लेकर है ना, अपने स्वार्थ को लेकर उनके बारे में कुछ भी अनर्गल बातें की जाती है। वरना मैं बोला ना कि गांधी का शरीर नष्ट हुआ है, उनके विचार कभी नष्ट नहीं हो सकते। फरिश्ते से बढ़कर है
इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। बात सही है। एक अब पुस्तक भी लिखा हूं उस पर मैं। जी बोलिए सर। अरे, शांति का दूत बनो या क्रांति का तूफान बनो। शांति का दूत बनो या क्रांति का तूफान बनो। ज्ञान विज्ञान या दुनिया का महान बनो। चाहे जो भी बनो, आधार या शिखर, लेकिन जरूरी ये है कि पहले तुम इंसान बनो। क्या बात है? जरूरी ये है कि पहले तुम इंसान बनो। ये बात पुराने एक शेर से सर के मुक्तक पर बात आ गई। भाई अमृतांशु जी की पृष्ठभूमि हमारी छत्तीसगढ़ की माटी से है, और कई दफ़े ऐसा हुआ है कि कुछ सम्मेलनों में हिंदी के पक्ष में और फिर छत्तीसगढ़ी भाषा के पक्ष में डॉक्टर स्वर्गीय श्यामलाल चतुर्वेदी जी भी यहाँ आया करते थे। लोकोत्सव के जो साहित्यिक बैठक होती थी, मैं उनमें से कुछ में शामिल हुआ हूँ, और उस पर जब भी गंभीरता से बात चली है तो हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता था। डॉक्टर चतुर्वेदी इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि भाई छत्तीसगढ़ी आप हो ना, तो आपको छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलने में क्या परेशानी है। नहीं तो अगर मैं इसमें देखता हूँ तो हमारे शहर में मुझे भाई अजय बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं भी उनकी दुकान में जब जाता हूँ तो हम लोग छत्तीसगढ़ी में बहुत प्रेम से बात करते हैं। उनके मुक्तक भी आते हैं, कुंडलियाँ भी आती हैं। तो सर की कवि वाली परंपरा को वो आगे बढ़ाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। नगर में हम लोग जो उनका पूरा शिष्य मंडल है। अब माइक मैं उनको देता हूँ, आगे के सवाल परिचय के रूप में वो सर से करेंगे। धन्यवाद। भाटापारा की साहित्य धारा श्रद्धेय बलदेव भारती सर की छत्र छाया में पुष्पित और पल्लवित होते रही है। बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, उनके सानिध्य में साहित्यिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते आया हूँ, और हमारे नगर का जितना भी साहित्यिक आयोजन होता है उसमें श्रद्धेय भारती सर जी की मुख्य आतिथ्य होती है, और उनकी छत्र छाया में ही हमारा संपूर्ण साहित्य जगत, हमारा भाटापारा का साहित्य परिवार आगे बढ़ रहा है। और मुझे खुशी होती है कि आज मैं ऐसे पावन माटी में जन्म लिया हूँ जहाँ श्रद्धेय भारती सर जैसे व्यक्तित्व हुए, और उन्होंने हमें जो सिखाया, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास हम कर रहे हैं। मैं आदरणीय भारती सर जी के बारे में क्या कहूँ, सिर्फ 4 पंक्तियाँ उनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि हर धातु कुंदन नहीं होता, हर धातु कुंदन नहीं होता, हर वृक्ष चंदन नहीं होता, जीवन का सार छुपा है आप में, हर कोई आपसा वंदन नहीं होता, हर कोई आपसा वंदन नहीं होता। आदरणीय भारती सर जी को मुक्तकों के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी इस माटी का नाम आदरणीय सर ने रोशन किया है, और मैं उनसे ही जानना चाहूँगा, कवि सम्मेलनों में भी वे हिस्सा लेते रहे हैं, तो इस संबंध में आदरणीय भारती सर जी हमें कुछ बताएंगे। एक घटना याद आ रही है। बहुत पहले, मेरा ख्याल है लंबा समय हो गया, बलौदाबाजार में एक कवि सम्मेलन था, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, और उसमें छत्तीसगढ़ के जाने माने कवि और बाहर के कवि सब सम्मिलित थे। मैं भी उसमें आमंत्रित था, और उसका संचालन करना था हिंदुस्तान के बहुत प्रसिद्ध संचालक डॉक्टर नंदूलाल चोटिया जी। अचानक जिस दिन कार्यक्रम था, अचानक सुबह फोन आया करीब 9-10 बजे, और बोले कि मैं नंदूलाल चोटिया बोल रहा हूँ।
मैं थोड़ा सा हड़बड़ाया, प्रणाम किया। बोले सुनो, आज बलौदा बाजार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, मुझको संचालन करना है। मैं अभी भाटापारा आ रहा हूँ, दिन भर तुम्हारे साथ रहूँगा और शाम को दोनों एक साथ बलौदा बाजार जाएंगे। मैं कहा ठीक, आइए। वो आए, दिन भर मेरे साथ रहे, विद्वान थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, समझे ना। रामायण का संदर्भ भी हुआ, महाभारत का संदर्भ भी हुआ, दोनों में अंतर क्या है ये संदर्भ हुआ। मैं गदगद हो गया और ये मेरा भाग्य था कि वो दिन भर मैं उनके साथ रहा। वो मेरे साथ नहीं रहे, मैं उनके साथ रहा। शाम को गए कवि सम्मेलन में। कवि सम्मेलन शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, और उस समय बहुत पुरानी बात है, ये बिजली वगैरह लाउड स्पीकर इतना व्यवस्थित नहीं था। और लाल राम कुमार सिंह उस समय रेडियो में थे, है ना, आकाशवाणी में। हाँ, लाल राम कुमार सिंह, वो सब आए हुए थे। कवि सम्मेलन चला, लगभग आधा पौन घंटा या 1 घंटा के बाद अचानक ये रोशनी गुल हो गई, लाइट गोल हो गई। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद लोग कसमसाने लगे, कुछ लोग उठ के जाने लगे। चोटिया जी बोले ये तो गड़बड़ हो जाएगा। खड़े हुए माइक में बोले सुनो, कवि को माइक की आवश्यकता नहीं होती, लाइट की आवश्यकता नहीं होती, कवियों को श्रोता की जरूरत होती है और श्रोता को कवि की जरूरत होती है। कोई बात नहीं लाइट नहीं है, कोई बात नहीं माइक नहीं है। हम देखिए कि किस प्रकार कवि सम्मेलन आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया, है ना, मेरा नाम सुनिए आप। मैं खड़ा हुआ, उस समय रचनाएं थी, हत्या जारी है, समझे ना, बच्चा लौटा दो, ये लंबी लंबी कविताएं अब थी। मैं करीब करीब आधा पौन घंटा तक लगातार कविता पढ़ता रहा। उसके बाद लाइट आई, उसके बाद माइक आया, उसके बाद मैं बैठा। तो ये ऐसी घटना है, ऐसा कवि सम्मेलन है। बाकी तो याद रहे या ना रहे, वो कवि सम्मेलन हमेशा मुझको याद रहता है। मैं प्रणाम करता हूँ, दिवंगत हो गए हैं डॉक्टर नंदूलाल चोटिया। और एक बात बता दूँ, हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी बड़ा कवि नहीं है जो डॉक्टर नंदूलाल चोटिया के संचालन में कविता ना पढ़ी हो। हाँ, आदरणीय भारती सर बता रहे थे नंदूलाल चोटिया जी, हमने तो केवल उनका नाम ही सुना है, और कई ऐसे हस्ताक्षर जिनका वो जिक्र करते हैं, या तो हम लोग उनको किताबों में पढ़े हैं या केवल जानते हैं उन जब वो जिक्र करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े मंचों में आदरणीय भारती सर शिरकत करते रहे हैं, और चूँकि मुक्तकों के लिए उनको जाना जाता है, तो मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगा कि हमें कुछ मुक्तक सुनाएं। एक मुक्तक फिर आदमी को लेकर, बहुत बड़े छत्तीसगढ़ के विद्वान श्रद्धेय सरयूकांत जी झा, है ना, बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े साहित्यकार। वो छत्तीसगढ़ कॉलेज में मुझको पढ़ाए हुए थे। उसके बाद एक साहित्यकार विश्वेंद्र ठाकुर, जो यहाँ रहे हैं, सब जानते हैं उनको, वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार थे। सरयूकांत झा जी के पुत्र का संबंध विश्वेंद्र ठाकुर की लड़की से हुआ। उसके बाद आना जाना बैठना। अब उनके सामने तो हम कुछ थे नहीं, 1-2 कार्यक्रम में, 2-4 कार्यक्रम में जरूर हम रहे उनके साथ, वो मुख्य अतिथि रहे, मैं पढ़ा। एक मुक्तक वो हमेशा मुझसे कहते थे, भारती वो सुना, वो मुक्तक सुना। जब भी मिलते थे
जैसे यहाँ आते भी थे विश्वेंद्र ठाकुर के यहाँ हम लोग जाते थे, बैठते थे, दो चीज, एक पान, समझे ना, बहुत जरूरी था। दो साहित्यकार ऐसे थे, समझे ना, आपके सरयूकांत जी झा और श्यामलाल जी चतुर्वेदी, जब भी आते थे मैं बराबर पान लेके ही जाता था उनके लिए। और वो झा साहब बोलते थे, पान ये तो हमारी संस्कृति का अंग है, बहुत बढ़िया बता, खाते थे। बोले वो मुक्तक सुना, तो वो मुक्तक में अब क्या है इसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए आप, जियो ऐसा कि मौत को भी प्यार हो जाए, क्या बात, जियो ऐसा कि मौत को भी प्यार हो जाए, मरो ऐसा कि जिंदगी श्रृंगार हो जाए। जियो ऐसा कि मौत को भी प्यार हो जाए, मरो ऐसा कि जिंदगी श्रृंगार हो जाए। जिसने बनाया आदमी उसको लगे ऐसा, लेकर जन्म वह आदमी एक बार हो जाए, लेकर जन्म वह आदमी एक बार हो जाए। जियो ऐसा कि मौत को भी प्यार हो जाए, हमेशा कहते जब मैं मिलते। वो मुक्तक पर, बहुत सुंदर पंक्तियां सर मुक्तक की। वैसे तो आपके इतने सारे मुक्तक हैं जो बहुत लोग तो अपने हाँ, स्वयं के नाम लिख के भी उपयोग हाँ, करते रहते हैं, और लगभग सारी मुक्तकें जो हैं बहुत ही लोकप्रिय हुई है। एक मुक्तक सर मुझे याद आ रही है, वो आप बताइएगा, जो बहुत आपके मुख से सुनना बहुत अच्छा लगता है, हवा में हाँकना हाँ, ठीक नहीं होता, ये बता दीजिए सर। ये हुआ ये कि एक नेताजी आए, है ना, और हमसे कहने लगे हैं, कि वो तो आपके मुक्तक बोलकर और भाषण दे रहे थे। मैं कहा हो सकता है। तो वो बोले वो हवा में हाँकना। मैंने कहा क्या बोल रहे थे? तो ये मुक्तक है, मेरी किताब में है। हवा में हाँकना ठीक नहीं होता, हवा में हाँकना ठीक नहीं होता, थूक कर चाटना ठीक नहीं होता, ओढ़िए खाल मगर ध्यान रहे, शेरों को डांटना ठीक नहीं होता, शेरों को डांटना ठीक नहीं होता। अब ये नेताजी हैं, कई नेता अपनी इसको अपोजिशन वाले के लिए अब बराबर बेधड़क बोलते हैं, हवा में हाँकना ठीक नहीं होता, थूक कर चाटना ठीक नहीं होता, ओढ़िए खाल मगर ध्यान रहे, शेरों को डांटना ठीक नहीं होता है, बोलते थे। और ये मुक्तक मैं कब लिखा था? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध नहीं चला, उस संदर्भ में मैं पाकिस्तान को लेकर ये लिखा था। लेकिन इसका उपयोग नेता बेधड़क करते हैं, समझे ना, एक दूसरे को ये करने के लिए। कई मुक्तक ऐसे हैं, कुछ मृत्यु के बारे में भी मुक्तकें हैं जो श्रद्धांजलि सभा में इसमें उसमें बराबर उसको बोल दे, अखबारों में वो देते हैं और नीचे में मेरा मुक्तक, नाम नहीं लिखते और नाम ना भी लिखे। रायपुर एक कार्यक्रम से हम लौट रहे थे, 3-4 लोग थे, समझे ना, अचानक एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, उसमें एक वो क्या बोलते हैं जो लगाते हैं लिखा हुआ, होर्डिंग्स हैं, हाँ, होर्डिंग नहीं, और ये अरे क्या, अरे जो रास्ते में छपवा के लगवाते हैं, फ्लेक्स बैनर, हाँ हाँ, फ्लैक्स जैसे लगा था। अब देखो ध्यान में आते हैं, हम अपने नाम भूल जाते हैं। तो वो लगा हुआ था बहुत बड़ा, ऊपर में लिखा था श्रद्धांजलि सभा, और नीचे में 4 पंक्तियां लिखी हुई थी। अचानक चलते चलते मेरी नज़र पड़ी उस पर, मैं रुक गया, वो लोग भी रुक गए। वो 4 पंक्तियां जो नीचे लिखी थी वो राजकुमार को मालूम है, बच्चा जब खत्म हुआ था तब वो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। हाँ,
देखो दिमाग से उतर जाता। रो नहीं उन आज उनकी याद में फिर खो गए हैं, आज उनकी याद में फिर खो गए हैं, दूर होकर पास उनके हो गए हैं। रो नहीं उन अंकुरों को देख पगले, जाने वाले आंगन में कुछ बो गए हैं, जाने वाले आंगन में कुछ बो गए हैं, जाने वाले आंगन में कुछ, तो दूर होकर पास उनके हो गए हैं। तो ये पंक्तियां मैंने लिखी थी। और मृत्यु को लेकर, जन्म को, देखो ये किताबें जो है वो किसी एक विषय पर नहीं, ये थोड़ा सा प्रचारित, या इसका नाम इसलिए हो गया, मैं बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से पूछा आप ऐसी कुछ पुस्तक बताइए जिसमें जो मुक्तक की किताब हो और हर मुक्तक का विषय अलग हो, ऐसी किताब तो मेरे को पढ़ने को नहीं मिली। मैं कईयों से पूछा, मुक्तक शैली पर आपको किताब मिलेगी, पंचवटी, जयद्रथ, ये मुक्तक शैली पर, लेकिन ऐसी किताब जिसमें 252 या 300 मुक्तक हो और 300 मुक्तक अलग अलग विषय पर, समझे ना, और जीवन के प्रत्येक छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उस पर आदमी नजर रखे और लिखे। एक प्रसंग बता दूं मैं, होली के कार्यक्रम से मैं अभी विश्वेंद्र ठाकुर जी आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, ये चौक में पहुंचे थे, पुरानी बात है, हम दोनों पैदल चले आ रहे थे, अचानक हमारे बगल से तेज मोटरसाइकिल चलाता हुआ एक लड़का निकला, बहुत तेज गति से, और एक 10-12 कदम जाके भड़ाक से गिर गया। गाड़ी गिर गई, कुछ वायर वगैरह इधर उधर हो गए, और मैं दौड़ते हुए, अब विश्वेंद्र जी धीरे धीरे चल रहे थे, उम्र में बड़े थे वो, और मैं दौड़ते हुए जैसे 2 कदम बाकी था वहाँ पहुँचने के लिए, वैसे वो लड़का उठा और बहुत तेज नजरों से, जिसको करू या गरू नज़र से देखते हैं ना, एकदम नाराज होके मेरी ओर देखते हुए गाड़ी उठाया, स्टार्ट किया और रवाना। हम दोनों बहुत देर तक सोचते रहे। रात को आया तो बहुत देर तक मुझको नींद नहीं आई। मैं कहा ये पीढ़ी को देखो, तो मैंने एक मुक्तक लिखा। वो मुक्तक किताब में, गाड़ी तेज चलाने वाले, गाड़ी तेज चलाने वाले, मौत के मुंह में जाने वाले, इनकी नज़रों में मुँह रखें बेचारे समझाने वाले, इनकी नज़रों में मुँह रखें बेचारे। तो छोटी छोटी घटनाओं पर, जीवन में जन्म से मृत्यु तक की ये जीवन यात्रा में जो भी घटनाएं मुझको दिख, इसमें राजनीति भी है, समाज भी है ना, जन्म भी है, मृत्यु भी है ना, देशभक्ति भी है, मतलब जितने विषय हैं वो सब इसमें समाया हुआ है। मृत्यु के बारे में कई बार लिखा हो, कई बार बोलते हैं। देखिए, बहुत सामान्य ढंग से मैंने लिखा, मुट्ठियों में कैद हवा नहीं होती, मुट्ठियों में कैद हवा नहीं होती, मौत की कोई दवा नहीं होती, लाख कर लो उपाय मगर सांसों की पूंजी जमा नहीं होती, सांसों की पूंजी जमा नहीं होती। अब वो तो तुम लोग याद दिलाते थे। हाँ लो, आपको आदरणीय भारती सर मुक्तक सुना रहे थे, मुक्तकों के हंस मेरे, उसमें 251 ना सर, हाँ 251 मुक्तक संग्रहित है, और सभी मुक्तकों में एक अलग संदेश है। आदरणीय सर ने विश्वेंद्र नाथ ठाकुर सर का जिक्र किया, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता, मैं भी उनके सानिध्य में रहा तो सुनता था उनको, वो बगिया भी वो माली मुझे मिला, मैंने चाहा जब जब फूल खिला, वो बगिया भी वो माली मुझे मिला।
अक्सर ठाकुर सर ये कविता सुनाया करते और थे। लाल फूल खिलते, हाँ, लाल फूल, हाँ हाँ खिलते हैं। तो अच्छा सर, एक चीज़ और, अभी जैसा आपने पाकिस्तान का भी जिक्र हाँ, किया, हाँ। और देश की परिस्थितियाँ तो कई दौर पे विषम रही है। सीमा में जो हमारे जवान डटे हुए हैं माँ भारती की रक्षा में, उस पर भी आपने कई मुक्तकें लिखी हैं, हाँ। तो उनके लिए एक दो मुक्तक सुनाइए। दर्द से व्याकुल मगर रोता नहीं है, दर्द से व्याकुल मगर रोता नहीं है, नींद आती है मगर सोता नहीं है, खुद मरे और देश को जिंदा रखे, ऐसा प्रहरी दूसरा होता नहीं है, ऐसा प्रहरी दूसरा होता नहीं है। और एक और उसके बारे में सुन लो, आजकल जो नेता मार डींग हाकते हैं ना, एक सुन लो जो मुट्ठी, सब निकाल देना, इसको रखना, है ना? मुट्ठियों में कैद किसी कौम की तकदीर नहीं होती है। क्या बात। मुट्ठियों में कैद किसी कौम की तकदीर नहीं होती है, जिंदगी गुलामी की तस्वीर नहीं होती है, देश सबका है, देश की धरती किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, किसी के बाप की जागीर नहीं होती है किसी की। वो भी इसी किताब में है कि क्या मालूम। अगला सवाल। आदरणीय भारती सर जी की एक मुक्तक और बच्चे के बारे में एक मुक्तक, है ना? और इतना बोले इसको, इतना प्रसिद्ध हुआ है। देखिए, आज ये प्रदीप मिश्र जी का, समझे ना, वो आ रहा था, उसमें उसका कहना था कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र फलाना ठिकाना वहाँ से नहीं होता, वहाँ से ईश्वर केवल आदमी के रूप में बच्चे को भेजते हैं। वो तो हम लोग यहाँ करते हैं, ये है वो है, वो बहुत बता रहे। बच्चों के देखना राजकुमार, ध्यान देना इसमें, और बहुत छोटी छोटी पंक्तियाँ, लेकिन बहुत चर्चा हुई इसकी। ये देख, मैं याद कर लीजिए। बच्चों की मुस्कान को देखो, हाँ, बच्चों की मुस्कान को देखो, फिर अपने भगवान को देखो। हमारी संस्कृति में बच्चे को भगवान का रूप माना गया है। बच्चों की मुस्कान को देखो, फिर अपने भगवान को देखो, इनके भीतर पढ़ो बाइबिल, गीता और कुरान को देखो। बच्चों की मुस्कान को देखो, फिर अपने भगवान को देखो। ये कहीं है। बहुत सुंदर सर। अभी तक आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, एक मुक्तकों के हंस मेरे, इस पर ये और हो चुका है, जिसमें हाँ रिसर्च भी हो चुका है, हाँ। और दूसरी किताब है मन की नदी में तैरते विचार। और सर, आपकी आगामी जो पुस्तकें आने वाली हैं, हाँ। उस संबंध में हमें कुछ बताइएगा। देखिए, कुछ साहित्यकार, चाहे वो थोड़ा सा नाराज होके, व्यंग होके, जो भी कहें, बोलिए, कुछ लोग चाहते हैं कि आपकी किताब पर, मुक्तक पर पीएचडी करें, लेकिन हाँ हाँ, ये एमफिल है, इसके बाद पीएचडी। तो बोले, आपके साथ एक तकलीफ वाली बात ये है कि पहली किताब निकली 5-6 साल गैप हो गया, दूसरी किताब निकली, अगर हम नहीं बोले तो 2 साल तो हो गया, 2-4 साल और गैप हो जाएगा। आपकी 5 किताबें साहित्यकारों के बीच में चर्चित हो गई हैं कि भारती जी के 5 मुक्तक के संग्रह निकल रहे हैं। तो 2 तो निकल गए। अब एक चीज़ याद रखिए, या तो आपका मुक्तक संग्रह नहीं छपेगा, और छपेगा तो तीनों एक साथ छपेगा।
है ना, तीनों एक साथ छपेगा। तो मैंने कहा कोशिश करता हूँ, और तीनों पर मैं लग गया हूँ। हैं, नाम अलग अलग है। देखिए, मेरे दृष्टि से नाम बदल सकता है। तीसरा जो मुक्तक संग्रह है उसका नाम है स्मृतियों के सूने घर में। हाँ, स्मृतियों के, और उसमें अधिकांश वृद्ध जो हैं देश के, उनका थोड़ा सा ये है, स्मृतियों के सूने घर में। तीसरा मुक्तक संग्रह है, उसका नाम है कबीरा वो ही पीर है। अच्छा, ये कबीरा वो ही पीर है ये। और अंतिम मुक्तक संग्रह का नाम है मुझको क्षमा करो। ये हाँ, ये अंतिम। तो ये मैं सोच लिया हूँ, है ना। हो सकता है नाम में परिवर्तन हो जाए, लेकिन अब काफ़ी तैयारी हो चुकी है, और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तीनों संग्रह एक साथ प्रकाशित होंगे, और उसके बाद मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इसलिए मुझको होगी कि एक तनाव जो था दिमाग में, उससे मैं मुक्त हो गया। ये एक काम पूरा हो जाएगा। हाँ, एक काम पूरा हो जाएगा। अजय, एक मिनट। हाँ, आपके जो तीनों आने वाली किताब हैं, तीनों मुक्तकों के संग्रह हैं, हमारी शुभकामनाएं सर वो अति शीघ्र आए, और हम लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा ये तीनों पुस्तकों का, क्योंकि जो 2 मुक्तकों का संग्रह निकला है उससे तो हम लोग और भी ज़्यादा प्यासे हो गए हैं। अब पावन भुइयाँ छत्तीसगढ़, माटी एकर चंदन है, और धान कटोरा एकर कोरा, माथ नवा के वंदन है, माथ नवा के वंदन है। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ। अभी तक हमन आप मन ला हिंदी में ही पढ़त देखे हवन, कवि सम्मेलन के मंच में भी, काव्य गोष्ठी में भी, और चूँकि अब छत्तीसगढ़ी है राजभाषा बन गई है, हमारे छत्तीसगढ़ के राजभाषा बन गए हैं, तो आप मन का छत्तीसगढ़ी में भी लिखत हो, ये मोर सवाल रही। अजय, जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा नहीं बनी थी, तब से मैं छत्तीसगढ़ी में लिखता हूँ। कुछ ऐसा चला कि लोग केवल हिंदी सुनना चाहते थे, छत्तीसगढ़ी नहीं सुनना। छत्तीसगढ़ी में मेरी रचनाएं भी हैं, और अजय एक बात बता दूं, बड़ी बात तो नहीं, 6वां मुक्तक संग्रह मेरा छत्तीसगढ़ी भाषा में ही निकलेगा, समझे ना। काफ़ी मुक्तक लिख चुका हूँ मैं। अब चूंकि प्रश्न कर दिया इसलिए बता रहा हूँ, पहली बार बता रहा हूँ कि 6वां मुक्तक संग्रह छत्तीसगढ़ी भाषा में ही निकल ही, ओखर तैयारी चला। जी सर। अब आगे के साक्षात्कार के लिए मैं हमारे नगर के संगीत, कला और साहित्य मर्मज्ञ आदरणीय श्री राजकुमार शर्मा जी को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। वे हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे आएंगे और आगे के साक्षात्कार को लेंगे। तो अभी आपने हमारे गुरुदेव भारती सर के जीवन के 2 पहलू देखे, साहित्यकार वाला और विचारक वाला, गांधी जी के विषय में कवि वाला। तीसरा पहलू मैं आपको तीसरे नंबर पे बताता हूँ। अभी बात हो रही थी नंदूलाल जी चोटिया की। हमारे शहर में भी एक नंदूलाल जी चोटिया हैं जो इधर सामने बैठे हुए हैं। हाँ, तो हमारे शहर के नंदूलाल जी चोटिया, आदरणीय नंद किशोर जी शर्मा, मेरे बड़े भाई। देखिए हुआ क्या, वो यहाँ सर के पास नज़दीक में, और उनका जो शुरुआती जीवन था कॉलेज के समय में हम लोग उनके परिचय में आए। संयोग की बात थी कि नगर में एक छोटी सी संगीत समिति बनी। अभी अजय भाई ने मुझे मर्मज्ञ शब्द से कह दिया, मर्मज्ञ बड़ी बात होती, वो नहीं, मैं एक छोटा सा आदमी। तो नंदू भैया हमारी संगीत समिति में
उद्घोषक भी थे यानी अनाउंसर, और मिमिक्रियन, कॉमेडी वगैरह सब पर बहुत असाधारण अधिकार था उनका। इसके साथ साथ आपको बताऊं मैं कि उन दिनों में जब अंग्रेज़ी कमेंट्री हुआ करती थी, माता दिवाला मैदान में क्रिकेट के मैच होते थे, तब हिंदी कमेंट्री का जिम्मा नंदू भैया को दिया जाता था। और हमारे सर तो अब पूछिए मत, पूरा बैडमिंटन भी खेलते थे, कबड्डी की प्रतियोगिताओं में यहाँ जो खेल परिषद थी, आदरणीय कैलाश अग्रवाल जी वगैरह भी थे उसमें, प्रभुदयाल शर्मा जी सर जी भी थे। मुंह में फंसी हुई सीटी, हर जितने भी कबड्डी के खिलाड़ी थे सबकी धड़कनें रुक जाती थी, सीटी बजी हुआ क्या, तो तब खिलाड़ी को पता चलता था कि मेरा पैर पीछे की लाइन को छू गया है। इस स्तर के ये लोग रेफरी थे। तो सर उन सारे कार्यक्रमों का एक अभिन्न मतलब समझिए हिस्सा हुआ करते थे। इनके कमांड में, इनके मार्गदर्शन में वो खेल वाला जो पूरा था, आज हमारा शहर उससे थोड़ा सा वंचित लगता है। नंदकिशोर शर्मा जी के अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उनका सर के साथ गुजरा है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो कृपया यहाँ नज़दीक में आएँ ताकि मुझे स्क्रीन से हटना ना पड़े। और नंदकिशोर शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं मैं कि वो यहाँ पर आएँ सामने और सर से वो उन अंतरंग क्षणों की बातें करें जिसको हम लोग भी जान सकें। एक विद्यार्थी के रूप में वो भी सर के साथ जुड़े। कॉलेज का अपना समय, उससे पहले हाई स्कूल वाला समय, साहित्य के मंचों पर हो, संगीत के मंचों पर हो, खेल के मंचों पर हो, नंदू भैया उनके साथ ज़्यादा समय रहे। हम लोग तो उस समय दर्शक दीर्घा में खड़े रहते थे, छोटे छोटे थे, बच्चे थे। तो खेल के विषय में, और आज नगर को इतनी सुविधाएं होते हुए भी एक स्टेडियम की ज़रूरत है, तमाम बातें हैं, वो खेल वाली बात को और जैसा भी उचित समझें वो बात को बढ़ाएं। नंदकिशोर शर्मा जी। मैं आदरणीय भारती सर से एक सवाल करना चाहूँगा। वैसे तो भारती सर अपने ज़माने में एक अच्छे खिलाड़ी थे, कबड्डी भी खेला करते थे आप, ऐसा मैंने सुना। खेल से शुरू से इनका लगाव रहा। मैं इनके सानिध्य में जब से आया खेल के मामले में, जब भाटापारा के बाथा देवाल मैदान में खेल परिषद ने एक छत्तीसगढ़ स्तरीय, प्रांतीय स्तरीय कबड्डी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। उस समय सर के नेतृत्व में दिन भर क्रिकेट चलता था। सुबह जो घर से निकलते थे, शाम तक क्रिकेट पूरा कंप्लीट करवा के घर आते थे। ये स्थिति थी, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, बस क्रिकेट क्रिकेट। इतना बड़ा बड़ा आयोजन माता दिवाली के मैदान में सर के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद पुराने गंज के मैदान में छत्तीसगढ़ स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से भी टीमें आमंत्रित की गई और एक लंबा कार्यक्रम चला कबड्डी प्रतियोगिता का। बड़े बड़े खिलाड़ी आए, मैदान में खेले। इतना प्रेम हो जाता था खिलाड़ियों से कि जब वो विदा होते थे तो दिल में दर्द भर जाता था और आँख में आंसू आ जाते थे। ऐसे कार्यक्रम आदरणीय भारती सर के नेतृत्व में होते रहे। हमने उनको पूरा अपना तन मन धन जो भी है उससे पूरा सहयोग किया। अब साहित्य के क्षेत्र में सर ने एक नए आयाम स्थापित किए। बड़े बड़े कवि सम्मेलन उन्होंने कराए और कभी कभी तो ऐसे इतने बड़े कवि सम्मेलन हो गए कि कवियों में झंझट हो जाती थी। अब बताऊंगा नहीं मैं पूरा विस्तार से कि क्या होता था, वो तो सर ही बताएंगे, पर होता था। अहंकार को लेकर, अहम को लेकर और साहित्यकार आपस में उलझ जाते थे। उसको भी सर ने संभाला, उनको समझाया और साहित्य की गतिविधियों को आगे बढ़ाया। मैं आज भी सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अंतिम समय तक जुड़ा रहूँगा। मैं जिला निर्माण संघर्ष समिति के हमारे संरक्षक भारती सर के सानिध्य में
जिला निर्माण का जो संघर्ष भाटापारा को जिला निर्माण भाटापारा को बनाने का जिला, उसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष जारी है। परंतु कोरोना काल में हमारा संघर्ष बंद हो गया और हम थोड़े समय के लिए ठहर गए। मैं पुरानी बातों को बहुत याद करता हूँ और आज भी मुझे सर का आशीर्वाद मिलता रहता है। कोई प्रॉब्लम आता है, मैं सर के पास आता हूँ, वो बैठ के सुलझाते हैं। मेरे बड़े भाई तो नहीं, पिता तुल्य है सर, और मैं उनको बहुत आदर करता हूँ। आज इस अवसर पर मैं आज इतना बोलूँगा। तो अभी आपने सुना नगर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर शर्मा जी ने अपने उन पलों को साझा किया जो उन्होंने सर के साथ क्रीड़ा के जगत में, खेल के जगत में साथ साथ बिताए। मैं सर से एक बात पूछना चाहूँगा कि खेल परिषद वाला जो संगठन था वो कैसा था, कैसे बना था, उसमें कौन कौन लोग थे, उसमें सर की भूमिका क्या थी, नंदू भैया की भूमिका क्या थी, और आजकल खेल परिषद की गतिविधियां क्यों नहीं हो रही हैं? उसकी एक पृष्ठभूमि है खेल परिषद का जो निर्माण किया गया। देखो, किसी देश की एक पीढ़ी, चाहे वो नगर की हो चाहे वो देश की हो, एक पीढ़ी अगर बिगड़ जाए, पीछे रह जाए, तो देश 50 साल पीछे हो जाता है। उस समय ऐसा लगा कि ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, वो केवल होटलों में, पान दुकानों में, सड़कों में, ये सब दिखते थे। तो 2-4 हम लोग बैठ के ये विचार किए कि ये नगर के लिए, नगर के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। बस ये पृष्ठभूमि थी उन भटकते हुए नवयुवकों को एकत्र करने का, दिशा देने का एक कार्यक्रम बनाया गया और उसका नाम रखा गया खेल परिषद। और उस खेल परिषद में ऐसा कोई खेल नहीं था जो छूटा हो। कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, इंडोर गेम्स, कैरम, शतरंज, सब। और एक समय ऐसा आया कि सारे बच्चे इतने व्यस्त हो गए खेलों में कि कभी कभी माँ बाप उनको खोजते आते थे कि अभी तक कहाँ है, अभी तक कहाँ है, ये खोजना पड़ता था। कोई शतरंज में व्यस्त है, कोई कैरम में, कोई क्रिकेट में, कोई एक साथ सारे खेल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस नगर के सारे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, खिलाड़ी और बड़े बड़े लोग उस खेल परिषद से जुड़े। और इसलिए वो इतना चला कि उसको हम चलाते रहे। लेकिन समय का भी एक तकाजा होता है, उम्र बढ़ती गई है ना। थोड़ा सा दुख ये होता है कि उसको आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाने की वजह छुटपुट खेल के आयोजन होते हैं, लेकिन जिस ढंग से वातावरण बना था खेल का, आज वो वातावरण दिखाई नहीं देता। और आज भी एक बात बता दूं, जब भी यहाँ कोई टूर्नामेंट होता है, आने वाली टीम से जब कोई पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, भाटापारा खेल परिषद में जा रहे हैं। आज भी उसका नाम, चाहे वो क्रिकेट में आए चाहे किसी टूर्नामेंट में आए, कहाँ जा रहे हो, वो हम भाटापारा खेल परिषद में जा रहे हैं। तो उस समय एक अच्छा वातावरण बना था और वो वातावरण आज कमज़ोर दिखाई देता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है, नगर के लोग जो हैं, वो इस वातावरण को जागृत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। खेल परिषद आज भी कागज़ में जिंदा है, लोगों के दिमाग में जिंदा है, लेकिन जो वातावरण उसके द्वारा बना था वो वातावरण आज दिखाई नहीं देता। जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया
सर का परिवार कवर्धा स्टेट के अंतर्गत आता था। थान खमरिया वगैरह ये सब उसी में आते थे। स्टेट मैंने इसलिए शब्द प्रयोग किया कि आज़ादी के पहले जो रियासतें थीं तो वो कवर्धा रियासत में आता था। थान खमरिया वाला खैरागढ़ और कवर्धा दोनों आते थे। उस समय की स्मृतियाँ, और सर वहाँ कवर्धा में जाते भी थे। और चौथा स्वरूप उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का स्वामी करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, उनके प्रभाव में वहाँ कवर्धा के नरेश धर्मराज सिंह जी वो थे। आयोजन खमरिया में, हाँ, आयोजन खमरिया में होते थे, ऐसा बता रहे हैं वो। और कवर्धा से रामराज परिषद से सांसद भी बने। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिस समय सूर्य खूब चमक रहा था, उसके बावजूद भी वो उनको राजनीतिक रूप से, और स्वामी करपात्री जी पर एक कार्यक्रम अलग से रखे जाने की आवश्यकता है। लेकिन एक संस्मरण उनका हम लोगों को जो बहुत प्रेरणादायक रहता है, वो सर से मैं पूछूंगा और वो खुद बताएंगे अपने शब्दों में। वो संस्कृति वाली बात क्या थी सर, बताइए। उस समय करपात्री जी 2 स्थानों में आते थे, थान खमरिया और कवर्धा। थान खमरिया में मालूराम सिंघानिया जी थे, है ना, और काफ़ी धार्मिक संस्थाओं में उनका योगदान था। और वो राम राज्य से एमएलए भी थे। तो करपात्री जी आए हुए थे थान खमरिया में। मैं छुट्टियों में गया हुआ था, तो उनका एक कार्यक्रम होता था संध्या समय 5 बजे लोग इकट्ठा होते थे और वो ये कहते थे कि भाई जिसके मन में जो जिज्ञासा है, जो बात है, जो प्रश्न है, पूछिए। 1-2 दिन अब करपात्री जी जैसे महान विभूति से कौन क्या पूछता। मैं गया, 1 दिन बाद मैं पहुंच गया वहाँ। मेरे पास लोग आए, ठीक किए, आ गए छुट्टी में। मैं कहा क्या हुआ? करपात्री जी आए हुए हैं और कल जो सभा होगी उसमें आपको पूछना पड़ेगा। अरे मैंने कहा यार विचित्र बात करते हो, करपात्री जी से मैं क्या पूछूंगा। अंततः दूसरे दिन ले गए। मैं एक प्रश्न किया करपात्री जी से, देखिए उनकी विद्वता देखिए, और सबसे बड़ी बात वो अपने आज के पल से जुड़े हुए थे। आज से, समझे ना, अपडेट थे बिल्कुल। प्राचीन काल से, ऐसा नहीं कि केवल प्राचीन काल की बातें करते थे, आज क्या हो रहा है इससे जुड़े हुए थे। मैं एक प्रश्न किया। रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, उसको मैं 2-3 बार पढ़ा था और एमए में शायद कोर्स में भी था वो। उसको आधार बनाकर मैंने करपात्री जी से प्रश्न किया, हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हमारी पुरानी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की क्षमता आज की शिक्षा व्यवस्था में है या नहीं। ये मेरा प्रश्न। मैं दंग रह गया। छूटते ही प्रश्न खत्म हुआ। बोले किस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय की बात कर रहे हैं। फिर वो बोले भी, उस समय पता लगा कि वस्तुतः विद्वानों की विद्वता की परिभाषा क्या होती, क्या जानकारी उनको आज साहित्य में क्या हो रहा है, आज राजनीति में क्या हो रहा है, आज संगीत में क्या हो रहा है, आज खेल कूद में क्या हो रहा है, एक एक पल का ज्ञान था, जानकारी थी। यहाँ बोलते हुए अब वो थोड़ा सा ना बोलूँ प्रसंग को, तो करपात्री जयंती में हम बुलाए गए थे, ये भी थे, है ना। ये प्रसंग बताते हुए मैंने ये कह दिया
कि थोड़ा सा दुख ये होता है कि आज के हमारे जो हैं वो आज से बिल्कुल कटे हुए रहते हैं, वही प्राचीन काल की बात वही ये कह के और ख़त्म कर देते हैं। हमारे इस धरती में करपात्री जैसे व्यक्ति थे और सार्थक कब एक रामायणी थे, आते थे यहाँ, राम किंकर जी। हाँ, राम किंकर जी, मैं भी सुना हूँ उनको। यहाँ ये आपके विवेकानंद आश्रम में आते थे वो, रायपुर में, है ना। वो खमहरिया भी 3 बार गए, मैं भी उनके सानिध्य में रहा, बैठा था। तो रायपुर में जब आते थे तो बड़े बड़े कॉलेज के प्रोफेसर, लेक्चरर, वो जैसे रामलीला में बच्चे नहीं बिछा के रखते हैं, हमारी जगह ये है ना, वैसे ही वो लोग बिछा के रखते, इतने राम किंकर जी। तो रामायण तो बोलते थे, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस काल की रामायण की जो प्रासंगिकता थी उसको आज से जोड़ के बोलते थे। आज की समस्याओं को लेकर, आज के माहौल को लेकर, आज के वातावरण को लेकर वो रामायण पढ़ते थे, इसलिए वो प्रकांड विद्वान थे। तो ये बात मैं थोड़ा सा बोल दिया कि नहीं रहते तो कुछ लोग नाराज भी हो गए। स्वामी करपात्री जी महाराज 2 दफ़े भाटापारा आए। दोनों दफ़े वो किसी प्रतिष्ठित संस्थान में या किसी बड़े आदमी के आश्रय में नहीं रहे, एक छोटे से गरीब आदमी के झोंपड़े में रहे जिसका नाम था झूमर लाल उपाध्याय। वो भाटापारा की रामराज परिषद की शाखा के प्रचारक थे, जो भी कह लीजिए, बाद में प्रदेश अध्यक्ष तक वो बने, कार्यकारी। सर के साथ उनका जुड़ाव मैं वहाँ से कर रहा हूँ कि स्वामी करपात्री जी महाराज जब ब्रह्मलीन हुए, वो कार्यक्रम हम लोगों ने सत्यनारायण धर्मशाला में आयोजित किया था, उसमें उपाध्याय जी मौजूद थे, शायद सर भी मौजूद थे, और कार्यक्रम हम लोग बाद में राम सप्ताह में भी करते रहे। उसका उन्होंने अभी संस्मरण सर ने बताया आपको। झूमर लाल जी सर से हमेशा एक आग्रह करते थे कि वो कविता सुनाइए जो आपने गोस्वामी तुलसीदास जी पर लिखी है, मेरे महाकवि। तो यदि सर को याद हो उस समय का कुछ, अब वो विस्मरण फिर उस पर आएंगे। मिलते थे वो कविता पढ़ो जब भी कार्यक्रम में, वो कविता मेरे महाकवि, मेरे मेरे राष्ट्र कवि बोलने वाला था, बात एक ही। मेरे महाकवि, ठीक। अब और आगे चलते हैं, अगली पीढ़ी की बात कर रहे थे सर। हाँ। अब खेल के विषय में तो मैं नहीं कह सकता अगली पीढ़ी क्या करेगी, लेकिन 2 दायित्व तो ऐसे हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हम लोगों को दिए हैं, मुझे दिए। मेरा भी परिवार हिंदी साहित्य से जुड़ा रहा है। मेरे पिताजी यहाँ हाई स्कूल में जब मैट्रिक में थे, तो मुझे बताने में संकोच इसलिए है कि वो मेरे पिताजी थे या मेरा परिवार था, लेकिन मैं जानकारी के तौर पे बता रहा हूँ। हिंदी विषय में गोल्ड मेडल उनको मिला था, और उसके बाद शायद और किसी को मिला हो या न दूसरे सब्जेक्ट में मिला हो, विषय में मिला हो, लेकिन हिंदी से उनका जुड़ाव बहुत अच्छा था। बचपन से हम लोग उनको देखते सुनते आए, सर के साथ भी उनका, और भी क्रिकेट वगैरह के संदर्भ में भी था। खेल के बहुत संबंध में बहुत जुड़ाव। अच्छा, इतना पक्का हम लोगों को वातावरण मिला भाटापारा में कि हम लोग बड़े शहरों के साथ कभी अपनी तुलना करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, सब तो हमको यहाँ मिल जाता था। तो अभी आपको मैं आग्रह करूँगा, इनके भाई चैनल के जो कैमरामैन हैं, मैं अंदर ले जाऊँगा उनको और सर का पुस्तकालय दिखाऊँगा। विशेष रूप से वो हम लोगों से इस बात की आशा करते हैं कि, क्योंकि अब भाई दुष्यंत की कमी तो हम लोगों को हमेशा करती है, हम लोग दुष्यंत की जगह भी नहीं ले सकते। हालांकि बंटी है, उनकी बेटी भी हैं, ये लोग बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस उनको भी बुला के, हाँ 2 मिनट उनको बुला के उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं उनको बोला हूँ, वो कहीं गए हुए हैं। तो अब ये मैं खुद इतना उम्र दराज हो चुका हूँ कि अब अगली पीढ़ी के लिए तो ये सब करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सर ये कहते हैं कि मैं ये लिख करके जाऊँगा अपने वसीयतनामे में कि जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब राजकुमार शर्मा को दे दी जाएँ। तो मैं उसको कबूल करता हूँ, लेकिन वो पुस्तकें सब यहीं पर रहेंगी, और मेरी ओर से मेरी पुत्री, यानी अब हमारे परिवार का भी दायित्व जो बनेगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। अभी सर जिनके बारे में कह रहे थे वो पुस्तक दिखाएंगी, पुस्तक तो है ना,
और इसी तरह की कुछ पीएचडी करने की बात शिवांगी शर्मा के साथ भी है, वो खुद अपनी बात बताएंगी आपको। तो हम आपको उनके निजी कक्ष में ले आए हैं, उन पुस्तकों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे भी। देखिए कुछ पुस्तकें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी होंगी, पांडुलिपि का रूप धारण कर चुकी हैं ये पुस्तकें। लेकिन ये वो खजाना है जो हम लोगों को मिलने वाला है, हमारी पीढ़ी को मिलने वाला है। इधर शिवांगी शर्मा भी खड़ी हैं और मैं कुछ पुस्तकों का नाम पढ़ पढ़ करके आपको बताऊंगा। ये तो नई पुस्तकें आ जाएंगी। जीवन का इतिहास यही है, डॉक्टर नथमल झंवर, ये हमारे सिमगा क्षेत्र के हैं। तो इसमें बहुत सारी पुस्तकें ऐसी भी हैं जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने लिखी है। सिल होए सिला, है ना। और ये देखिए जो पुरानी पुस्तकें हैं, यानी ये समझ जाइए कि बहुत सारा यहाँ पर शोध प्रबंध किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। भाटापारा के विषय में भी उनके बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ वगैरह लेने के लिए आते हैं। ये पुस्तकें उल्टी रखी हैं, लेकिन ये भी वो खजाना है। हम लोगों ने एक प्रयास किया था, यहाँ पर हमारे समाज की एक धर्मशाला है कुंदन भवन, वहाँ पर एक कक्ष हमने पुस्तकालय के लिए रिजर्व रखा हुआ है। और ये पुस्तकें भी वहाँ का हिस्सा बने, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इधर नीचे भी हैं, बहुत सारे लोगों को सर मार्गदर्शन भी देते हैं। तो ये जो साहित्य का इतना बड़ा भंडार अगर कोई चाहे कि अपने जीवन में इकट्ठा कर ले तो बड़ा कठिन रहेगा। देखिए इस पुस्तक की मोटाई देखिए, है ना। इस पुस्तक की मोटाई देखिए, इस पुस्तक की लंबाई चौड़ाई देखिए। अब कोई आदमी अपने एक जीवन में इतना सब कुछ कर लेगा? तो ये हम लोगों को बना बनाया खजाना है जो मिलने वाला है। अब इसके बाद मैं आपको सर के स्टडी रूम में ले चलूँगा, वहाँ पर से हम लोग फिर आगे आपको वहाँ की पुस्तकों के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करें। हाँ, तो ये सर की जवानी की फोटो है। आग अंतर में लिए पागल जवानी। हम लोगों को वीर रस की कविताओं से ही सर का परिचय मिला। अब ये तमाम सर्टिफिकेट्स हैं, उनमें से कुछ हैं जो सर को अपने विभिन्न कार्यक्रमों में अनवरत मिलते रहते हैं। और इधर से अब फिर से उनकी पुस्तकों का सिलसिला शुरू किया जाए। पहले ये महाराणा प्रताप जी की फ़ोटो, ये क्योंकि क्षत्रिय राजपूत लोग सब अपना आदर्श मानते आए हैं, राष्ट्र के गौरव महाराणा प्रताप जी को। अच्छा उनके, हाँ, तो ये नीचे से हाँ, उनकी कविता उसमें छपी है, वो आपको दिखा रहे हैं। हाँ, अमित भाई दिखा रहे हैं। और इस तरफ फिर दिखाएंगे ये उनके सर्टिफिकेट्स। ससम्मान प्रदत्त जुर्मिल श्री बलदेव भारती जी वरिष्ठ साहित्य साधक सम्मान प्रदान कर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आयोजक श्री साईनाथ फाउंडेशन। उसके ऊपर असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। देखिए ये कुछ वाक्य हैं जो सर ने सामने रखे हुए हैं। यहाँ मेरे महाकवि ये मौजूद हैं। आगे वो फोटो निराला जी का है, निराला जी का। ऊपर माता सरस्वती बैठी हैं, वसंत पंचमी वाली। इधर तुलसीदास वो मेरे राष्ट्र कवि, मैंने कहा ना। हाँ, आगे विवेकानंद जी हैं, उनके बारे में तो ये, यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। और इसमें विवेकानंद के स्टेचू का मुझसे करवा रहे हैं। ये देखो चढ़ा दिया, वहां पर नजदीक में जाओ, क्लोजअप ऊपर चढ़वा दिए। हाँ, इधर ठीक। हाँ, पे लाके रुकना। ये है ना, देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमारे भाटापारा में हमारे सर अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बीएड के आगे एमएड भी किया हुआ है ना। और अभी शिवांगी शर्मा जी यहाँ से एमएड करना चाहती हैं, ऐसा बोल रही हैं। तो ये जो तमाम पुस्तकें देख रहे हैं आप, ये सब प्रैक्टिकल यानी विद्यार्थियों को पढ़ाने वालों को पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें। तो इसमें ये लिखा हुआ है बुनियादी प्रशिक्षण दिग्दर्शन, है ना। उसके बाद ये मोटी मोटी तमाम पुस्तकें जो ये सब कोर्स बुक्स हैं। उसके आगे जो है वो फाइलें हैं, उसके आगे जो है वो सर के परिवार का चित्र है। और ये वो छोटा सा टेलीविज़न का बॉक्स है जिससे वो प्रतिदिन की तमाम चीज़ों से जुड़ते हैं। अच्छे वो एनडीटीवी देखते हैं
और रवीश कुमार जी को पसंद करते हैं और उसके बाद निष्पक्ष विचार व्यक्त करते हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा पर कोई विचारधारा हावी नहीं होती। वो वैसे तो शुद्ध रूप से गांधीवादी हैं ही है वो। शिवानी की भी आप उसमें तस्वीर देख पा रहे होंगे जो टीवी के ऊपर रखी है, थोड़ा सा क्लोजअप हो जाए उसका। और ये कार्यक्रम जब दिखाया जाएगा तो भी इसी टीवी पर सर बैठ करके देखेंगे। हमारे भाई अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोगों को बुलाने के लिए। बहुत समय तक के हम सब लोगों को बोलने का मौका भी दिया उन्होंने। और अब आखिरी हम समापन की कड़ी की तरफ चलते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवांगी वाजपेयी लेक्चरर हूँ। सर से मेरा परिचय पिताजी के माध्यम से लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था, जब मैं एक स्टूडेंट थी कॉलेज गोइंग। और उस समय स्कूल की पढ़ाई के बाद जो थोड़ा समय बचता था मेरे पास, तो मेरे पिताजी के कहने से मैं सर के पास आकर समय बिताती थी और मैंने बहुत अच्छी साहित्य के संबंधित बातें उनसे सुनने और सीखने को मिली। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप अपना पहला मुक्तकों के हंस मेरे भी मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया था। बात जहाँ तक कविता की है, और कविता से ही क्योंकि बात शुरू कर रही हूँ मैं, तो सर ने बताया कि कविता की कोई परिभाषा नहीं है। इसी संदर्भ में मुझे किसी विद्वान की बात याद आती है। उन्होंने कहा था दैट पोइट्री इज़ डिक्टेशन ऑफ गॉड। कविता हमसे ईश्वर लिखवाता है, वह एक ईश्वरीय प्रेरणा है। तो सर की जो रचनाएं मैंने पढ़ी, मुझे उनमें इस सत्य की प्रतीति हुई। मैं अपने दर्शकों को उनमें से कुछ अंश सुनाना चाहूँगी। मूल्यवान तन भी होता है, स्वस्थ रहना चाहिए। मूल्यवान तन भी होता है, स्वस्थ रहना चाहिए। उगने से लेकर ढलने तक व्यस्त रहना चाहिए। राह मुश्किल पार जाना, चिंतन हो चिंता नहीं। राह मुश्किल पार जाना, चिंतन हो चिंता नहीं। हर हाल में हर आदमी को मस्त रहना चाहिए। आज के संदर्भ में ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत प्रेरणादायक है। कुछ पंक्तियाँ और, एक मुक्तक और कहना चाहूँगी सर का। जन्म तो होता नहीं सिर्फ मरने के लिए। जन्म तो होता नहीं है सिर्फ मरने के लिए। उद्देश्य जीवन का नहीं, बस पेट भरने के लिए। खुशबू से वातावरण को महका देता है सदा। खुशबू से वातावरण को महका देता है सदा। फूल भी खिलता नहीं है सिर्फ झरने के लिए। फूल भी खिलता नहीं है सिर्फ झरने के लिए। ये पंक्तियाँ मुझे हर समय याद रहती हैं, और जीवन में जब भी मुझे कुछ निराशा या उदासी महसूस हो, कहीं से प्रेरणा की आवश्यकता हो, तो मैं सर के इस मुक्तकों के हंस मेरे को मैं ज़रूर एक बार पढ़ती हूँ और फिर से एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा से भर जाती हूँ। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि सर का वरद हस्त मेरे सर पर है। सर आशीर्वाद दीजिए कि हमेशा जीवन में आगे बढ़ूं। और मेरी बहुत बड़ी मेरी इच्छा है कि मैं भी एक पीएचडी करूं मैं आपके ऊपर, आपके सब रचनाओं के ऊपर। आपका आशीर्वाद रहेगा, आपके मार्गदर्शन में मैं ये करना चाहूँगी सर जी। अब वो तो बाद वाली पीढ़ी तो आएगी पहले। अब देखिए, महिलाएं आरक्षण की लड़ाई लड़ रही हैं, है ना। लेकिन यहाँ सर के घर में किसी को कोई लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। 50% से भी ज़्यादा उनके जीवन पर उनका जो सहयोग रहा है, जो अधिकार रहा है। अर्धांगिनी जो पुराना शब्द था, वो पूर्णांगिनी भी कह सकते हैं अपन आज के उसमें संदर्भ में। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाची जी से आपका विवाह कौन से सन में हुआ? सन 60 में। कितने वर्षों में? कितने, ये लीजिए ना आप माइक पर। 1960। और सुनिए, अब इस संदर्भ में मैं एक घटना बताऊं आपको, है तो पीड़ादायक। अब उस समय हम कॉलेज से निकले थे, है ना। पता लगा कि अमुक गांव में दर्शनपुर पंडरिया में है अमुक की लड़की से हमारा संबंध हो गया। लेकिन अब जानते हो कुछ बात है ना, यानी संबंध हो गया, ये आपको बाहर से पता चला? हाँ, है ना। घर में हमारे जीजाजी थे गोपाल सिंह ठाकुर,
वो हवलदार थे। मैं उनको बहुत मिलाते रहा, ये कह के कि चुपचाप अपन दोनों चलें और देखें, समझे ना, देखें। अरे बोले प्राण ले देंगे ठाकुर साहब, पिताजी हमारे। हाँ, आखिर में किसी तरह मना लिया उनको, हम दोनों चुपचाप चले गए। वहाँ हाँ वक़्त हुई, इनके बड़े भाई थे, बहुत स्पोर्ट्समैन थे, और एक चचेरे भाई और एक ये बलराम सिंह नाम सुने होंगे, जो 3 टर्म एमएलए रहे, और इनके भाई मारुत महेंद्र सिंह बैस 3 टर्म ब्लॉक अध्यक्ष रहे। आज भी बना हुआ है ना, स्वर्गीय मारुत महेंद्र सिंह बैस प्रवेश द्वार। तो पार्टी ने कहा हम दोनों को एमएलए की टिकट नहीं दे सकते, तो एक को एमएलए की और एक को दिए। देखे दाखे आओ वक़्त हुई चले। ये बात हमारे पिताजी को मालूम हुई कि ये देखने चले गए थे। देखो पहले राजपूत कैसे होते। हाँ, आ गए देख के। हाँ, आ गए ना। हाँ, जिस दिन बारात निकलनी थी, जानी थी, है ना, पंडरिया दर्शन पर, अब हमारे पिताजी के बाद चलिए ना, तैयार होइए, जाइए जाइए होके आइए आप। सुबह से 4 बज गया उनको मनाते हुए कि आप बारात। बोले सर कट जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। माने आप देखने चले गए इस बात से? बस पहला घर का बड़ा बेटा, उसकी शादी पिताजी नहीं कहे। तो ये एक दुखद घटना जुड़ी हुई है, और इसीलिए जितने भी 5 वो मेरे पिताजी और मेरी माँ सबसे ज़्यादा प्यार इससे की। जी, बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा बड़ी बहू थी। हाँ, अच्छा ठीक है, शिवानी भारती है ना, ये डिग्री लेके दिल्ली से आई है, बीकॉम की। और उसके बाद पूछा बेटा क्या करना है, तो बोले मैं एमकॉम नहीं करती। फिर तो बोले इंग्लिश में एमए करूँगी। ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे देश की, उसकी एक परीक्षा हुई, ले गया था मैं, परीक्षा दी। अभी इंग्लिश में सबसे टॉप में जो यूनिवर्सिटी है वो हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, सबसे टॉप। और उसकी मेहनत, आप लोगों का आशीर्वाद, सिलेक्शन हो गया, और 15 या 16 तारीख को ये हैदराबाद चली जाएगी। अभी कोरोना के कारण 1.5-2 साल तक हमारे साथ रही, बहुत तंग रहे हम लोग, है ना, ये कमरा वो कमरा, ये बोलना वो बोलना। अब उस आनंद से, उस तंग से ये मुक्त करके हमको जाएगी। सन्नाटा रहेगा घर, कुछ दिन तक तो बिल्कुल सन्न रहेगा बेटा, है ना। कहीं भी, हाँ, कहीं भी आते थे जाते थे, तैयार रहती थी, चिल्लाते थे, मिलते थे। अब वो, लेकिन हमारा आशीर्वाद है, अच्छी तरह पढ़े, बढ़िया डिग्री लेके आए, और आगे जिस परीक्षा में बैठना हो। इससे बड़ा अक्षय भारती हमारा नाती है। ये बीटेक दिल्ली से की, हाँ, है ना, कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद लोग तो नौकरी के लिए भटकते हैं, है ना। मैं इसके मुंह में तारीफ नहीं करना चाहता। हमको भान तक नहीं होने दिया, चिंता नहीं होने दिया कि नौकरी कैसे करनी है, कहाँ करनी, कुछ नहीं। अच्छा
मतलब दोस्त यार थे, इंजीनियर थे, दिल्ली में गए और खुद अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किए। मेरा ख्याल है दिल्ली गवर्नमेंट में वो रजिस्टर्ड भी हो गया है और 5, 6, 7 साल से बराबर उसमें अपने इंजीनियर दोस्त के साथ लगे हुए हैं। इंटरव्यू के लिए कभी बेंगलोर आता है, कभी दिल्ली आता है, कभी चेन्नई जाता है, कभी बम्बई जाता है। अब ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात तो है, लेकिन मैं बताया कि पीड़ा तो है ना। ऐसा लग रहा है कि अब ये भी दिल्ली निवासी हो जाएंगे हैं या बड़े शहरों में, है ना। तो इन बच्चों के बिना एक अकेलापन लगता है ना। वृद्धावस्था बच्चों के साथ में ज़्यादा बीतता है और जो भी कह लीजिए, लेकिन इसका अपवाद हमारे साथ है। लेकिन फिर भी इनका भविष्य उज्ज्वल हो, भविष्य अच्छा बने, इसलिए हमारा आशीर्वाद है, पूरे परिवार का इनके ऊपर वरदस्त है। मेरी बहू MA LLB बराबर, हाँ तो मैं वकालत भी करती हूँ। हाँ, अब गृहस्थ और वकालत दोनों दिल्ली में रही तो बड़े बड़े वकीलों के पास जाके बैठ जाती हैं, समझ लेती हैं। एक आध दो बार तो मैं ये देखा इस क्षेत्र के कुछ लोगों के केस का ये कर रही थी। एक बोले आए तो कहीं गांव का है, कहीं समझे ना, जिसके बारे में बताए कि यहाँ का है, वो लोग थे। मैं कहा ठीक। और मानिकपुरी वकील सेन जो है, हमको आके बोल रहे हैं कि आपकी बहू तो दिल्ली में है वकील, केस, हाँ वो। मैंने कहा तुमको कैसे मालूम? हमको मालूम है। तो अब कुछ ऐसी घटना से हम निकले हैं कि अब ये समझे ना, गृहस्थ भी संभालती है, घर भी देखती है, और मौका पड़ने पर, समय आने पर ये अपना वो उस जॉब में भी अपनी उसमें वकालत में भी लगी रहती है। मतलब दोनों तरफ, मतलब दोहरा भार ये वहन कर रही है। अब चौथी आज बैठी है, देख लिए, ये चौथी हिंदी पास है ना। और हाँ, साक्षर तो है, इसमें दो मत नहीं है। इस युग से हाँ, और ये भी आज़ादी के पहले पैदा हुई। हम दोनों आज़ादी के पहले पैदा। एक आए थे, एक जने बोले उनको अंबुया या कहाँ कुछ विषय दिया गया, ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेके आओ जो 75 से ऊपर के हों, जो आज़ादी के पहले पैदा हुए। तो आए थे हमसे पूछने, हमने कहा उस समय हम 10 साल के थे, लेकिन हाँ, लेकिन हमको मालूम है, समझे ना, तकलीफ तो आते थे हमसे, है ना। महात्मा गांधी की जय जुलूस निकलवाते थे, और गांधी जी की हत्या हुई उसका मुझको याद है, क्योंकि वहाँ एक रामावतार सिंघानिया कुछ नेता थे, वो पूरे बस्ती छोटी थी लेकिन निकल गए थे, ये दुकान बंद करो, ये दुकान बंद करो, ये दुकान। तो यही स्मृतियाँ हैं। अब ये हमारा परिवार है, यही त्यौहार में और किसी उत्सव में या कुछ में एकजुट हो जाते हैं। और जैसे मैं बताया 16 तारीख से सब अपने अपने ढंग से, है ना। अब माइक को दिया जाए, वो लोग अपने अपने विचार। हाँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे दुष्यंत जी की शकुंतला, वो दुर्ग से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, पहले BSc, फिर MA इकोनॉमिक्स में, फिर B.Ed और उसके बाद LLB। यहाँ 2 LLB और पहले से बैठे हुए हैं ना, एक जो फ़ोटो खींच रहे हैं और एक जो मैं आपको बोर कर रहा हूँ बहुत देर से। LLB के साथ एक विचारधारा हम लोगों के समय में ये थी कि आपको कानून का ज्ञान होना आवश्यक है, यदि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, है ना। और लड़कियों में
उस समय भी ये था कि भाई ये लोग विधि के स्नातक रहें, जानकार रहें, और सब लोग पढ़ने के बाद वकालत कर नहीं पाते, जैसे मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो वकालत कर रही हैं। और मुझे भी अभी ये जानकारी हुई कि दिल्ली में हैं वो, और गणेश सेन के माध्यम से खबर आई। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि वो 2 मिनट हमारे दर्शकों को कुछ भी अपनी ओर से बोलें, सर के लिए आशीर्वचन, परिवार के लिए, बच्चों के लिए आशीर्वचन, दुष्यंत जी के बारे में। जी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, केवल ये है कि हम लोग बलदेव भारती की मैं बहू हूँ और मेरे दोनों बच्चे उसके नाती नतनी हैं। यही हम लोग के लिए बहुत बड़े मतलब सौभाग्य की बात है। बस एक इतना ही बहुत पर्याप्त है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो इतना बड़ा खजाना साहित्य का, एक कहावत है ना कि अनभ्यासेन हता विद्या, तो सर उस विद्या को अनभ्यास में नहीं जाने दे रहे हैं, वो अभ्यास में चल रही है। ये एक पत्रिका मेरे हाथ में है, त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका प्रयास। इसमें संस्कार काव्य गोष्ठी, इसमें संरक्षक की कलम से, इसमें उन्होंने लिखा है, उनका चित्र भी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसमें लिखा है, बंधक नहीं न ही कलम मजबूर है, बंधक नहीं न ही कलम मजबूर है, पाठक का निर्णय सहज मंजूर है तटों का ध्यान, बहना है निरंतर, रास्ता मुश्किल ठिकाना दूर है। ये उन्होंने लिखा है। तो बहते चलिए, बहता पानी निर्मला। और ये जो और मैं जो आपको बताना चाह रहा था, शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा के अंतर्गत समाज शास्त्र विषय में एमए प्रथम सेमेस्टर हेतु व्यक्तिगत अध्ययन वर्ष 2019-20 श्री बलदेव भारती साहित्यकार के विशेष संदर्भ में शोध निर्देशिका डॉक्टर योग माया उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक सुश्री शिखा कौशिक, समाजशास्त्र, शोधार्थी भागवत देवांगन, एमए समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर। अब ये सर का जीवन शुरू होता है। नाम श्री बलदेव भारती, आयु 81 वर्ष, अब वो 85 के हो गए। शिक्षा एमएड, साहित्यकार, पद साहित्य एवं कवि स्वतंत्र संकलन। कहने का मतलब ये कि आज वो शोध करने में नहीं, उन पर शोध हो रहा है और अगली पीढ़ी के लिए इतनी समृद्ध विरासत वो छोड़कर जाएंगे, हमारे शहर के गौरव। अब मैं कार्यक्रम के समापन में भाई अमित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। वैसे सर का आशीर्वाद संदेश हम लोगों को मिला, हम कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारा जीवन सफल हुआ कि हम अपने गुरु के विषय में कुछ बोल पाए, कुछ बता पाए, कुछ पूछ पाए। ये पल हमारे लिए अनमोल हैं। पिछले 2 घंटे हमारे जीवन की बहुत बड़ी धरोहर हैं और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होंगे। हम लोग कार्यक्रमों में आगे सर के साथ जो भी आएंगे, क्योंकि ये तो एक बहता हुआ क्रम है। तीसरी पीढ़ी की जो धरोहर हम लोग इनको जो सौंपने वाले हैं वो हमारे साथ हैं। और अब हम सब लोग आपसे विदा लेंगे, अगले कार्यक्रम में फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बड़े हर्ष की बात है कि आज अमित मीडिया डायरेक्टर यहाँ उपस्थित होकर नगर के गणमान्य एवं मेरे व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में साक्षात्कार लेने उपस्थित हुए। कुछ दिनों से, वैसे तो भाटापारा बहुत पहले से संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, यानी इन कार्यक्रमों की गूंज भाटापारा में हमेशा होती रही है और बड़े उत्साह के साथ ये हर किस्म का कार्यक्रम नगर में आयोजित होता रहा। सबसे प्रसन्नता की बात ये है कि कुछ दिनों से इस नगर से अमित कुमार मीडिया डायरेक्टर जुड़ गए हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ ये हो रहा है कि नगर तथा नगर के आसपास होने वाले सारे कार्यक्रम,
चाहे वो साहित्यिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो राम नाम सप्ताह हो, रामलीला हो, आपके रंगोली कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रमों का बराबर प्रसारण के लिए उपस्थित रहते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसका प्रसारण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इससे मैं कहता हूँ नगर के लिए बहुत बड़ी बात है। जो हम लोग केवल देखा करते थे, केवल हम लोग बैठ के चर्चा करते थे, आज नगर के सारे कार्यक्रमों की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। मैं इस बात को लेकर पुनः मीडिया डायरेक्टर मिस्टर अमित को धन्यवाद देता हूँ, इस आशा के साथ कि भाटापारा में इसी प्रकार वो सक्रिय रहें और भाटापारा में होने वाले सारे कार्यक्रमों को, जिसकी प्रसिद्धि पहले से है, पहले से प्रसिद्धि थी, आज भी है, उसका प्रचार प्रसार करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर्वप्रथम प्रणाम आपको। और यही बोलना चाहूँगा मैं, इससे पुनः पहले और बोला था कि आपका वाणी सुन के जो है हमारा मीडिया जो है धन्य हो गया था। एक बार पुनः बोलना चाहूँगा, आज पुनः हमारा मीडिया जो है धन्य हो गया। और ये बोलना चाहूँगा सर, आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसा ही बना रहे। और जब आप सभी का ऐसा आशीर्वचन सुनने को मिलता है तो टीजीबी मीडिया जो है लगातार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और सभी जगह का जो है मीडिया कवरेज करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज का कार्यक्रम को सुचारू रूप से किया। और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार शर्मा सर, और बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव भारती सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे बलदेव भारती सर, जो भाटापारा को एक अपनी अलग पहचान देने वाले, एक अपने अलग जो है अपने कवि से जो है भाटापारा को अलग पहचान देने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।